हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में। ये इस टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप रेमो डिसूजा को जानते हैं? वही जो डांस प्लस में आता है, ऐसे करके बटन दबाता है, प्लस का सिंबल नीचे आता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। आप उस रेमो को तो जानते रहेंगे, लेकिन आज मैं ना आपको एक नए रेमो के बारे में बताने वाला हूँ। नया रेमो, हाँ, रेमो पटेल जो योगा कराता है। अब वो रेमो पटेल क्या है? आर आर से रिलीफ टू पुअर, ई से एजुकेशन, एम से मेडिकल रिलीफ, ओ से एडवांसमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, पी से प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट, दूसरे पी से प्रिवेंशन ऑफ मॉन्यूमेंट जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के ना वो मॉन्यूमेंट्स, और वाई से योगा। तो ये हो गया ये जितनी भी रेमो पटेल वाली जितनी भी बात मैंने की ना वो है चैरिटेबल एक्टिविटी। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ये सारी एक्टिविटी जो है ना वो चैरिटेबल एक्टिविटी। आपने सुना होगा कि एक साथ किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, तो हम बात करते हैं कि इसके पास है ना जो पैसा है ना 2 नंबर का है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ट्रस्ट के बारे में, और ट्रस्ट 2 नंबर का काम नहीं करता, ट्रस्ट 1 नंबर का काम करता है। और 1 नंबर का काम करता है इसलिए इसको सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ना इनकी इनकम पे एग्जेम्पशन मिलता है। अब एग्जेम्पशन कैसे मिलता है? अगर उसको कोई भी कॉर्पस डोनेशन मिला ना तो टोटल कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो बाकी की इनकम है ना तो उसमें 15% जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना 15% उसको स्टैंडर्ड एग्जेम्पशन मिल जाएगा बिना कुछ किए, ना उसको कहीं अप्लाइड करना है ना कुछ करना है। उसके बाद जो 85% है ना वो 85% अगर वो अप्लाइड करता है ना तो फिर उसको एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर अप्लाइड नहीं किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अप्लाइड किसको बोलते हैं? अगर उसने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया या कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो ये अप्लाइड गिना जाएगा। या उसने किसी और ट्रस्ट को डोनेशन दिया तो ये अप्लाइड गिना जाएगा। या उसने कोई कैपिटल असेट खरीदने के लिए कोई लोन की थी और वो लोन का रिपेमेंट किया ना तो फिर भी ये अप्लाइड गिना जाएगा। लेकिन अभी मैं एक और बात बोलूंगा ना जहाँ पे आपके छक्के छूट जाएंगे। कैसा है कि अगर किसी ट्रस्ट ने कैपिटल असेट खरीदने के टाइम पे उसकी पूरी कॉस्ट एज अप्लाइड यूज कर ली और उसने पूरा एग्जेम्पशन ले लिया तो उसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। और ये दिया हुआ है सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 में। देखा, बोला ना आपके छक्के छूट जाएंगे। और एक और बात, अगर आपने किसी ट्रस्ट ने कॉर्पस डोनेशन किसी और ट्रस्ट को दिया ना तो फिर वो अप्लाइड में कंसीडर नहीं होगा। या ट्रस्ट ने 10,000 के ऊपर किसी को पेमेंट दिया कैश में तो वो उसका अप्लाइड में कंसीडर नहीं हो जाएगा। या तो ट्रस्ट ने किसी को पेमेंट किया और उस पर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था और उसने डिडक्ट नहीं किया, यहाँ डिडक्ट किया और उसका पेमेंट वो गवर्नमेंट को नहीं दे पाया एज ड्यू डेट तक, एज पर सेक्शन 139(1) की जो ड्यू डेट होती है तब तक अगर वो गवर्नमेंट को नहीं दे पाया तो फिर उसका 30% जो अमाउंट रहेगा ना, जो पेमेंट किया है उसने 30% जो अमाउंट रहेगा ना वो उसका अप्लाइड में नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कैसा होता है कि ये सारी बात तो हुई, उसके पास इनकम आई इस साल में और उसने उसी साल में अप्लाइड कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो ट्रस्ट के बुक्स बनती है वो अक्रूवल के हिसाब से बन गई लेकिन उसको है ना पेमेंट उस साल में नहीं मिला तो वो गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट मेरे को है ना पेमेंट इस बार नहीं मिला है लेकिन मेरे को जब भी पेमेंट मिलेगा ना मैं उसको अप्लाइड कर दूंगा, सच्ची अप्लाइड कर दूंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम कर, ड्यू डेट के पहले पहले ना तू एओ को बोल दे यही बात, तू इसको अप्लाइड करेगा। और एक और बात सुन, अगर जिस साल में तेरे को अप्लाइड जिस साल में तेरे को वो इनकम हुई तो उस साल में तू अप्लाइड कर और एक और साल मेरे तरफ से ले, जिस साल में आया ना उस साल में अप्लाइड कर या तो उसके नेक्स्ट ईयर में तू अप्लाइड कर दे। ठीक है, अगर तेरे को वो पैसा आया और तूने उस साल में या उसके नेक्स्ट साल में अप्लाइड नहीं किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। जिस साल में तेरे को पैसा आया उसके नेक्स्ट साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ये हो गई एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, तू गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट मेरे पास पैसा तो आया लेकिन है ना मैं इस बार अप्लाई नहीं कर पाया, मैं नेक्स्ट ईयर में पक्का अप्लाई कर दूंगा। तो है ना गवर्नमेंट बोलती है ठीक है तू एओ को बोल दे, इस पर ड्यू डेट के पहले पहले बता दे और तू नेक्स्ट ईयर में इसको ये अप्लाइड कर देना तो मैं आज इसको डीम्ड अप्लाइड करके एग्जाम्प्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तूने अगर नेक्स्ट ईयर में अगर इसको अप्लाइड नहीं किया तो वो नेक्स्ट ईयर में तेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मेनली कैसा होता है कि मार्च मंथ में बहुत सारा डोनेशन आ जाता है तो उस साल में अप्लाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मोस्टली उस टाइम पे ये सिनेरियो आ जाता है। अब कैसा हो गया, गवर्नमेंट बहुत परेशान कर रही थी ट्रस्ट को, बोलते हैं यार अप्लाइड कर अप्लाइड कर अप्लाइड कर। ट्रस्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, बोलता है 2 मिनट का मैगी बनाने का काम है क्या अप्लाइड कर अप्लाइड कर, मेरे को ये काम 5 साल में करना है, मेरे को मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने के लिए क्या मैं एक ही साल में सारे पैसे लगा दूं क्या? ऐसा होता है कि मेरे को टाइम लगता है तो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, कैसे अप्लाइड कर दूं?
गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, शांति से बात किया कर, गवर्नमेंट से बात कर रहा है, एरे गेरे से नहीं बात कर रहा है। बोलता है ठीक है सॉरी। बोलता है ठीक है, अगर तू अक्यूमुलेट करना चाहता ना तो कर अक्यूमुलेट, मैं तेरे को रिलीफ देता हूँ, और मैं तेरे को बोलता हूँ कि ठीक है तूने डीम अप्लाइड कर दिया इस साल में, ये मैं मान लूँगा अगर तू अक्यूमुलेट करेगा, लेकिन एक बात, तू सिर्फ 5 साल तक अक्यूमुलेट कर सकता है, ये भी जो भी अमाउंट है 5 साल तक कर सकता है, ठीक है। और तेरे को वही ड्यू डेट के पहले पहले तेरे को यही बात एओ को बतानी है। और एक और बात, तू मेरे को ये बता, द्रौपदी सबसे ज़्यादा सेफ किसके साथ थी? बोलता है 5 पांडवों के साथ। बोलता है सही बोलता है, तो 5 पांडवों के साथ जब तक थी ना द्रौपदी, वो सबसे सेफ थी। तो अब तेरे को है ना सेफ मोड में ये जो भी डिपॉजिट, ये जो भी तू अमाउंट एक्यूमुलेट कर रहा है ना, वो तेरे को सेफ जो सेफ मोड है ना, एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 पांडव, ठीक है, उसमें तेरे को ये डिपॉजिट करना है। और ये जो तू एक्यूमुलेट कर रहा है ना 5 साल के बाद, तू ये मत बोलना मेरे को कि मैं इसको है ना किसी और ट्रस्ट को डोनेट करता हूँ, तू वो नहीं कर सकता। तूने ये जो भी किया है, जिसके लिए भी तू एक्यूमुलेट कर रहा है ना, उसका पर्पस तेरे को है ना एओ को ड्यू डेट के पहले पहले बताना है, ठीक है। अब है ना गवर्नमेंट बांध तो गया उसके सामने कि ठीक है एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 वो 2 मिनट का काम थोड़ना है मैगी बनाने का, तो एज पर सेक्शन सबसेक्शन 2 के हिसाब से गवर्नमेंट मान तो गई उसको डीम अप्लाइड में, लेकिन गवर्नमेंट का ईगो हर्ट तो हो गया था। वो हर्ट हो गया था तो गवर्नमेंट ने मन ही मन है ना ऐसा बोल रहा था, दिस इज माई बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस, माई बिजनेस इज माई बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस। ये डायलॉग जो आया था ना रेस 3 में, बहुत बकवास सी मूवी थी, तो उसमें जो ये रेस 3 में डायलॉग आया था, तो एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 रेस 3 सबसेक्शन 3, अगर असेसी ने ये जो भी अक्यूमुलेट कर रहा है वो, और उसने जो पर्पस बोला था वो पर्पस के लिए यूज नहीं किया, ठीक है, तो जिस साल में उसने अगर वो वायलेट किया ना, उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। या तो वो सेफ मोड में, उसको बोला था ना पांडव वाले सेफ मोड में उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसने वो इन्वेस्टमेंट उधर नहीं किया, या उसने कुछ सीज कर दिया उधर से इन्वेस्ट करना, तो जिस साल में ये हुआ ना उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। या तो ये 5 साल तक की लिमिट है, उसको 5 साल तक वो कर सकता है, तो 5 साल तक तो उसको टाइम दिया, 1 साल एक्स्ट्रा, 5 साल के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, या तो उसने 4 साल के लिए अप्लाई किया, तो 4 साल के बाद जो नेक्स्ट ईयर रहेगा ना, तब तक उसको वो अमाउंट अप्लाइड कर देना पड़ेगा। अगर उसने वो अमाउंट अप्लाइड नहीं किया तो जो लिमिट खत्म हो रही है ना, 5 साल खत्म हो रहा है, तो 5 साल के बाद वाला जो साल है ना, उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। या तो उसने किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, जो मैंने पहले बोला था ना, डोनेट नहीं कर सकता 5 साल के बाद, तो ये बोले कि मैं किसी और ट्रस्ट को डोनेट के लिए पैसे जमा कर रहा था, तो वो नहीं कर सकता। अगर उसने किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर दिया ना, तो वो जिस साल में डोनेट किया उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये तो हो गई, लेकिन गवर्नमेंट इतने में मानने वाली नहीं थी भाई। अब गवर्नमेंट ने उसे टेढ़ी बात की थी 2 मिनट में मैगी थोड़ी ना बनानी है, तो गवर्नमेंट का ईगो इतना जल्दी नहीं शांत होने वाला था। गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन ला दी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 9, और उसको कहा कि अगर तूने एओ को बताना है जो ड्यू डेट के पहले पहले अगर नहीं बताया, या तो तूने ड्यू डेट के पहले पहले अपना रिटर्न फाइल नहीं किया ना, तो ये सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 की जो भी तेरे को एग्जेम्पशन है वो तेरे को नहीं मिलेगी। अब ट्रस्ट बोल रहे हैं कि ठीक है सर ये सब बात तो बराबर है, लेकिन मैं क्या सोच रहा था, अभी मैं हट्टा कट्टा आदमी हूँ, तो 4 पैसे कमाऊँ तो क्या गलत है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी तो कर रहा हूँ, 4 पैसे साथ में कमा लेता हूँ। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है तेरे को 4 पैसे कमाने, तो ठीक है मैं तेरे लिए एक सेक्शन बना देता हूँ 11 सबसेक्शन 4, 4 पैसे कमा। अब तू 4 पैसे कमाएगा, लेकिन कैसे है कि तू तेरा चैरिटेबल एक्टिविटी है उससे इंसिडेंटल होना चाहिए, या इंसिडेंटल होना चाहिए, इंसिडेंटल होगा तो तू उसको बिजनेस कर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर तू ओ वाला है, रेमो के ओ वाला, एडवांसमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला, तो तेरा जो बिजनेस का इनकम है ना, तो टोटल रिसिप्ट से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो टोटल रिसिप्ट के 20% से ज़्यादा हुआ तो उस साल में तो है ना ये सारे एग्जेम्पशन के बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा। तेरी चैरिटेबल जो ट्रस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है उसको मैं खारिज नहीं करूंगा, उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, बस तू उस साल के लिए ना एग्जेम्पशन नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट साल में अगर तू अप्लाइड करेगा ना, तो तेरे को नेक्स्ट साल में पूरा मौका मिलेगा, तो उसको यूज कर, तेरे को ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब गवर्नमेंट बोलती है 11 के साथ 10 नहीं, ठीक है, 11 के साथ 10 नहीं, एज पर सेक्शन 11 सब सेक्शन 7, अगर आप सेक्शन 11 के एग्जेम्पशंस ले रहे हो तो आपको सेक्शन 10 वाले एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगी, 11 के साथ 10 नहीं, ठीक है, 11 सब सेक्शन 7। अब ये क्या बोलते हैं कि सेक्शन 10 के आपको एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है। अगर आपकी
और जो एग्जेम्पशन वो 10(1) की है, एग्रीकल्चर इनकम वाली है, तो फिर तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। या आपकी 10(23) वाली है तो फिर आपको वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आप बोल रहे हैं कि ठीक है ये चैरिटेबल, लेकिन पब्लिक कैसे मेरे को मारेगी कि मैं चैरिटेबल हूँ? ठीक है, तो तेरे चैरिटेबल के लिए तेरे को क्या बोलना पड़ेगा, कंडीशंस क्या है देखो। सर मेरे को ये कंडीशंस क्या होगी 11 और 12 की जो एग्जेम्पशंस है वो लेने के लिए? तो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 12A, एज पर सेक्शन 12 है, अगर तू देखो ये सारी कंडीशन है ना एग्जेम्पशन के लिए, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा पता है? एज पर सेक्शन 12AA इनकम टैक्स के सेक्शन 12AA के अकॉर्डिंग है ना, तेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा चैरिटेबल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तुमको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और दूसरा, अगर तेरा बेसिक एग्जेम्पशन के ऊपर टोटल इनकम जा रहा है तो फिर तेरे को ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अब कैसे है कि जिस साल तू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा ना, तो जिस साल तूने अप्लाई किया ना उस साल से तेरे को ये सारे एग्जेम्पशंस के बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन अगर समझ ले तेरा इसके पहले तू था लेकिन तूने रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के लिए नहीं कराया था, तो अगर उसके पहले जितने भी साल के अगर तूने रिटर्न फाइल किए थे और उसका असेसमेंट अगर एओ के पास पेंडिंग है, तो एओ क्या करेगा, अगर तेरा जो ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ जिस टाइम पे तूने अप्लाई किया और उस साल का जिस साल का असेसमेंट पेंडिंग है, उस साल का और इस साल का ऑब्जेक्टिव तेरे सेम है, दोनों ऑब्जेक्टिव सेम है, तो उस साल के असेसमेंट करते टाइम है ना एओ तेरा ये वाला एग्जेम्पशन भी कंसिडर करेगा। ठीक है, वो वाले असेसमेंट में एओ वो रिलीफ तेरे को दे देगा। अब दूसरा ये बात, एओ क्या तेरे को 147 की नोटिस भेज सकता है कि तूने पहले नोट ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था अभी रजिस्ट्रेशन कराया? तो नहीं, ये नहीं कर सकता एओ, तेरे को ऐसी कोई नोटिस नहीं भेज सकता। हाँ, लेकिन ये सारी जो कंडीशन है ना वो पिछले साल के असेसमेंट में वो तेरे को ये वाला कंसीडर करेगा। वो तब करेगा अगर तूने ना पहले कभी ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और रजिस्ट्रेशन कराने गया था और तेरा रजिस्ट्रेशन ये मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ था, या तू पहले से रजिस्टर्ड था और तेरा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था। अगर ऐसा कोई है ना तो फिर तेरे को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो तू एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए गया था और तेरा रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया था, या तो तू पहले से रजिस्टर्ड था और वो कैंसिल हो गया था, तो फिर तेरे को प्रीवियस ईयर के जो असेसमेंट है उसमें जो बेनिफिट मिलने वाले थे वो बेनिफिट तेरे को नहीं मिलेंगे। अब कुछ प्रोसीजर है तेरे को ट्रस्ट के हिसाब से रजिस्टर होना ना, तो सेक्शन 12AA के हिसाब से तेरे को रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके कुछ प्रोसीजर है। तो तेरे को है ना सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा कमिश्नर के पास। यहाँ पे कमिश्नर को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब कमिश्नर क्या करेगा, तेरा ये जो रिक्वेस्ट आएगा तो उसके बाद वो चेक करेगा और तेरे को 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन की या तो अप्रूवल दे देगा या तो फिर रिजेक्ट कर देगा। अगर 6 महीने तक उसने कुछ नहीं किया ना तो ये डीम मान लिया जाएगा कि ये तेरा अप्रूव हो गया। और एक बार तेरे को अगर ट्रस्ट ने ना मतलब कमिश्नर ने तेरे को ये दे दिया, रजिस्ट्रेशन दे दिया ट्रस्ट का, तो ऐसा नहीं है कि वो बात भी कैंसिल नहीं कर सकता। तेरा जो ऑब्जेक्टिव था अगर तू ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ और काम करने लग गया, ठीक है, या तेरा जो एक्टिविटीज है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं हो रही है, या जो तेरा ट्रस्ट है ना वो जेन्युइन ही नहीं है, या अदर कोई ऐसा प्रिस्क्राइब रूल्स है वो उसको तू फॉलो नहीं कर रहा है, तो तेरा जो भी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल कर सकता है कमिश्नर बाद में। हाँ, और समझ ले अगर तूने रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद तेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, अब तेरे ऑब्जेक्टिव्स बदल गए। तू आर मतलब रेमो के आर वाला काम करता था, अब एम वाला काम कर रहा है। ठीक है, तू एलिजिबल तो है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन तेरे ऑब्जेक्टिव्स जो थे ना वो बदल गए। अभी तेरे ऑब्जेक्टिव्स बदल गए ना, तो जिस टाइम पे तेरा ऑब्जेक्टिव बदला ना, ऑब्जेक्टिव बदलते ही 30 दिन के अंदर अंदर तेरे को फ्रेश एप्लीकेशन देना है। अगर तूने फ्रेश एप्लीकेशन नहीं दिया ना तो फिर तू ये रजिस्ट्रेशन जो है ना तेरा वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, अभी सेक्शन 13, ये जो सेक्शन 13 है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा है। ये क्या बोलता है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12 है ना वो आपको नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, जो आपकी इनकम है ना वो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है। प्राइवेट रिलीजियस पर्पस मतलब सोनिया गांधी ने एक मंदिर बनाया और वो बोल रही है कि इस मंदिर में सिर्फ मेरा बेटा पप्पू भी पूजा करेगा, तो ये हो गया प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, तो इसमें नहीं मिलेगा आपको।
दूसरा, या तो आपकी जो इनकम है वो आप अप्लाइड कर रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा। या तो आपकी जो इनकम है वो आप यूज़ कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा। या तो है ना, आपको जो वो 5 पांडव वाला इन्वेस्टमेंट सेफ मोड में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, आपने उसमें नहीं किया, तो फिर आपको ये सारे बेनिफिट जो है ना एज पर सेक्शन 11 और 12 वाले, वो आपको नहीं मिलेगा। और एक और बात, आपका जो टैक्स रहेगा ना वो भी MMR के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा आपको, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन, तो मैंने कहा, अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा? जो फाउंडर होगा ट्रस्ट का, वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा। या तो किसी ने ट्रस्ट को 50,000 से ऊपर डोनेशन दिया था, वो स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाएगा। या तो जो ट्रस्टी है, जो मैनेजर है ट्रस्ट के, वो स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाएगा। या तो जो ट्रस्ट है वो अगर HUF है, तो HUF के मेंबर्स और फाउंडर्स जो है ना, वो स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाएंगे। या तो ये रिलेटिव इन सारे के, मतलब फाउंडर के, ट्रस्टी के, मैनेजर के या डोनर के रिलेटिव्स है ना, वो सारे स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाएंगे। या तो ऐसा कोई कंसर्न जिसमें इन सब का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। रिलेटिव का डेफिनेशन वही रहेगा जो अदर इनकम के अंदर डेफिनेशन दिया हुआ है 56(2) सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। जो डेफिनेशन रिलेटिव्स का दिया है वही सेम डेफिनेशन रिलेटिव्स का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन एक और बात, आपको है ना, ये अगर आपका ट्रस्ट जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या मेडिकल इंस्टीट्यूट है या कोई हॉस्पिटल है, तो आपने अगर ये सब हो और आपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूज हुआ ये आपका एक्टिविटी, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। मतलब कैसा है कि कोई स्पेसिफाइड पर्सन है और उसका ही खुद का ट्रस्ट है, तो वो अपने बच्चे को उधर पढ़ा रहा है, या उसका खुद का हॉस्पिटल है और वो खुद यहाँ पे एडमिट हो रहा है, तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेंगे। 11 और 12 के एग्जेम्पशन उसको मिलेंगे, उसके एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी। अब एक और बात, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1A, जो कैपिटल गेन होगा ना ट्रस्ट को, तो अगर कैपिटल गेन हुआ तो जितना कैपिटल गेन हुआ वो पूरा का पूरा अप्लाइड कर दिया ना, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कैसा हुआ कि उससे कम अप्लाइड किया, तो कैसा होगा कि जो उसका न्यू असेट है माइनस ओल्ड असेट, जितना अमाउंट हुआ ना वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ये सारी बात हो गई। अब कैसा होता है, गुप्त दान होता है, एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन आ जाता है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है बता बता चोरी तो नहीं की, बता बता चोरी तो नहीं की, क्योंकि यहाँ पे तो जो डोनर है उसकी डिटेल्स ही नहीं दिखा रहा है, तो तूने तो कहीं चोरी नहीं की ना, बता बता चोरी तो नहीं की। तो 115 BBC, एज पर सेक्शन 115 BBC जो एनोनिमस डोनेशन आएगा ना, तो वो आपको 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब 30% का टैक्स लगने के पहले ना इसमें कुछ आपको रिलीफ दी गई है। अब वो रिलीफ क्या है, अगर आपका जो डोनेशन आपको मिला है, मतलब टोटल डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन को भी आप ऐड कर लीजिए, टोटल डोनेशन का आप 5% ले लीजिए, टोटल डोनेशन का आपने 5% ले लिया, या 1 लाख, विच ओवर इज हायर, उतना अमाउंट आपका है ना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो एनोनिमस डोनेशन का अमाउंट है ना, वो आपका 30% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। और ये जो आपको एग्जेम्पशन मिला ना, वो आपका है ना अदर इनकम में कंसिडर हो जाएगा, और वो अगर आप अप्लाइड करोगे तो उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। और वो जो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल में आपका जितना एग्जेम्पशन अमाउंट है ना वो उधर चलेगा। अब आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए कि आपको ना टोटल डोनेशन जो मिला है ना, टोटल डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन मिलके ना वो 5 लाख का मिला है, और आपका जो कॉर्पस डोनेशन है ना वो 3 लाख का है। तो अब आपको वो 5% निकालने के लिए वो टोटल डोनेशन पे लेना है, तो 5% 5 लाख का होगा 25,000, और 1 लाख विच इज हायर, तो आपका जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो आपको 1 लाख का मिलेगा, ठीक है। तो आपका एनोनिमस डोनेशन कितना था, 3 लाख का, तो आप 3 लाख में से वो 1 लाख माइनस कर दीजिए, जो बचा ना, जो 2 लाख बचा ना, वो 2 लाख के ऊपर आपको 30% के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जो 1 लाख का आपको जो एग्जेम्पशन मिला ना, ये आपका अदर इनकम की तरह ऐड हो जाएगा, और आप अगर उसको अप्लाइड करोगे तो फिर उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे नॉर्मल सेक्शन 11(1) के अंदर बात की थी ना, ये उसके साथ नॉर्मल ट्रीटमेंट होगी, जितना भी आपको इधर एग्जेम्पशन मिलेगा ना उतना उसका नॉर्मल के हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। और इसके अगर आप 1-2 सम देखोगे ना, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन 1023C, मैंने 11 के साथ 10 नहीं,
उसमें कहा था ना कि दो एक्सेप्शन है, 10(1) और 10(23)(c). अब 10(23)(c) क्या है? 10(23) मतलब आप समझ लीजिए आपका कोई इंस्टीट्यूट है, या आपका ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, या आपका हॉस्पिटल, या आप मेडिकल इंस्टीट्यूट है आपका, और आपके इंस्टीट्यूट में ना होली या सब्सटेंशियली जो ग्रांट मिल रहा है ना वो गवर्नमेंट से मिल रहा है। होली मतलब 100% या 51%, सब्सटेंशियली मतलब 51% से ज़्यादा जो ग्रांट मिल रहा है ना वो गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो अगर आपका ऐसा इंस्टीट्यूट है ना तो आपकी इनकम जो है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। या तो आपका इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपने बनाया हुआ यूनिवर्सिटी या कुछ भी है, और आपका जो मेन काम है वो एजुकेशन देना और मेडिकल फैसिलिटी देना और प्रॉफिट कमाना नहीं है, और आपका जो इनकम है मतलब जो भी आपकी टोटल रिसिप्ट है वो 1 करोड़ के नीचे है, 1 करोड़ तक है, तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपको एज पर सेक्शन 10(23)(c) के हिसाब से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप अप्रूव्ड फंड हो, ट्रस्ट हो, इंस्टीट्यूट हो, चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी हो, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, या कोई और हॉस्पिटल हो, या अदर इंस्टीट्यूट हो जिसको अप्रूव किया है सीआईटी को, तो आपको कुछ कंडीशंस के साथ साथ है ना सेक्शन 10(23)(c) में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर आपका पर्पस जो है ना वो एजुकेशन देना है और मेडिकल पर्पस है, मेडिकल फैसिलिटी और प्रॉफिट कमाना आपका मेन मोटिव नहीं है, तो कुछ कंडीशंस के साथ साथ आपको इस सेक्शन इनके अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एग्जेम्पशन सिमिलर ही होगी 10(11) के हिसाब से, मतलब 10 नहीं, 11(1) के हिसाब से जो एग्जेम्पशन मिल रही थी ना 11(1) के हिसाब से आपको इसमें भी एग्जेम्पशन उस अकॉर्डिंग मिल जाएगी। होप सो ये आपको बहुत यूजफुल रहा होगा। और मैंने ना प्रीवियस जो मेरा वीडियो था ना अपील रिवीजन और रेफरेंस वाला, उसमें है ना मैंने आईटेट की लिमिट बोलते टाइम जो स्टे ऑफ डिमांड की जो लिमिट बोली थी ना, मैंने कहा था 180 डेज तक मिलेगी, और 180 डेज के बाद फर्दर 365 मैंने कह दिया था। फर्दर 365 नहीं, फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है ना वो 365 डेज तक की मिलेगा। ये मेरा उधर मिस्टेक हो गया था जो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर आपको लगता है ये यूजफुल है और आप किसी और को रेफर करना चाहते हो तो आप प्लीज़ उसको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।